हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो मैकेनिक्स हमारा सेकंड पेपर है थर्ड सेमेस्टर में, उसके अंडर एक टॉपिक है कांस्टेंट मोशन। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, व्हेन अ पार्टिकल इज कंपेल्ड टू मूव ऑन अ फिक्स्ड कर्व देन इट्स मोशन इज सेड टू बी कांस्टेंट मोशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं या फिर किसी पार्टिकल को हम किसी कर्व पे मूव कराते हैं तो उसका जो मोशन होता है वो फिक्स होता है। उसी फिक्स्ड मोशन को हम स्टडी करते हैं, वो जो स्टडी उसकी होती है उस टॉपिक को हम लोग कांस्टेंट मोशन कहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल बीएससी थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में दो हैं, यहाँ पर दो कर्व के बारे में स्टडी की जाती है। पहला है सर्कल एंड सेकंड इज़ साइक्लॉइड। और हो सकता है आप जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो वहाँ पे और भी हो। ये मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि हमारे कोर्स में सर्कल और साइक्लॉइड की इक्वेशन डिस्कस की जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे अगर कोई पार्टिकल जो है वो किसी कर्व पे मूव करता है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर आप ये लिखना सीख गए तो फिर चाहे वो सर्कल का क्वेश्चन हो, चाहे साइक्लॉइड का हो, चाहे कार्डियॉइड का हो, चाहे इक्विएंगुलर स्पाइरल, कोई भी कर्व हो आपको दिया गया हो तो आप सिंपल उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम कि पार्टिकल केस वन हम लोग ये मानते हैं कि पार्टिकल मूव इनसाइड द कर्व। इसका मतलब ये है कि हमने कोई कर्व इस टाइप का ले लिया है, ये इस टाइप का कोई कर्व है और यहाँ से हम पार्टिकल को छोड़ देते हैं जो कि इस कर्व पे मूव करेगा। तो किसी टाइम पे अगर पार्टिकल की पोजीशन ये P है, P पॉइंट पर पार्टिकल यहाँ पर है, ये कर्व AB है, आर्क लेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो कभी भी जो हमारी टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा आर्क लेंथ जिधर बढ़ती है उधर ही की डायरेक्शन में होती है। क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो हमको डायरेक्शन का इसमें पूरा ध्यान रखना होगा। अगर डायरेक्शन गड़बड़ा जाएगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये P पॉइंट पर है, यहाँ से ये टेंजेंट हम लोग खींचेंगे, ये तो जो टेंजेंट है वो जो एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम लोग साई। तो अब क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका अपना कुछ वेट होगा। तो मान लीजिए वो वेट mg है जो कि डाउनवर्ड्स लगता है ऑलवेज, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे इसका वेट mg है। अब क्या होगा, ये टेंजेंट की डायरेक्शन हमारी इधर को है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारी नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। नॉर्मल की डायरेक्शन उधर होगी जिधर साई की डायरेक्शन होगी, जिधर साई बढ़ेगा। अब अगर टेंजेंट को हम लोग अंदर की तरफ मूव करें तो किसी टाइम पर ये टेंजेंट यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब अंदर की तरफ मूव करने पर टेंजेंट को हमारा जो साई एंगल है वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो टेंजेंट की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, इधर एन कैप। अब यहाँ पर ये एंगल अगर साई है तो यहाँ पे हम एक इसके पैरेलल हॉरिजॉन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हमारा ऑलरेडी साई हो जाएगा। अब क्योंकि ये 90 है तो ये 90 माइनस साई हो जाएगा। तो सॉरी, ये एंगल 90 माइनस साई हो जाएगा। तो ये एंगल जो है ये ऑलरेडी साई हो जाएगा। ये एंगल हमारा साई है तो ये 90 माइनस साई हुआ। तो अब यहाँ से आप देखिए, अब जो क्योंकि ये चीज़ है तो ये mg है तो जो टेंजेंट के अलॉन्ग फोर्स लगेगा वो हमारा लगेगा mg साइन साई नीचे की साइड में। ये चीज़ अगर साई है mg है तो ये mg साइन साई हो जाएगा और ये mg कॉस साई। ये वाला जो नॉर्मल के अलॉन्ग फोर्स लगेगा ये mg कॉस साई, टेंजेंट के अलॉन्ग फोर्स mg साइन साई। अब क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल है तो इस पर कुछ ना कुछ टेंशन ज़रूर लग रहा होगा। तो जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे वो पहला तो अलॉन्ग टेंजेंट लिखते हैं, अलॉन्ग टेंजेंट। तो इस पर लगने वाले फोर्स हमेशा बैलेंस्ड रहेंगे। इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो अलॉन्ग टेंजेंट जो हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता है वो होता है v dv/ds। और क्योंकि हम लोग फोर्स लिख रहे हैं तो इसको एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि उस पार्टिकल का मास m है।
और इसके साथ में अब हमने आपको बताया था कि टेंजेंट की डायरेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन इधर है, जबकि mg sin psi फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट माइनस mg sin psi फोर्स ऊपर को लगेगा, mg sin psi, तो यहाँ से माइनस mg sin psi। ये इक्वेशन हो गई हमारी, पहली इक्वेशन ये हो गई हमारी ये इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग टेंजेंट। m कैंसिल हो जाएगा, v dv बाई ds इज इक्वल टू माइनस g sin psi। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे फर्दर नॉर्मल के अलॉन्ग डिराइव करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस केस 2। केस सेकेंड नो केस 2 नहीं, सॉरी। अब हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग टेंजेंट देख ली, अब हमारा काम है इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग नॉर्मल। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग नॉर्मल। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि नॉर्मल के अलॉन्ग जो हमारे फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या होंगे, और जो हमारे टेंजेंट के अलॉन्ग फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या होंगे। तो हमने टेंजेंट के अलॉन्ग तो देख लिया, अब जो हमारा नॉर्मल के अलॉन्ग फोर्स देखना है वो हमको देखना है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है v स्क्वायर बाई रो, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। अब मास इनटू एक्सीलरेशन गिव्स अस फोर्स, तो ये मास हो गया इनटू एक्सीलरेशन, ये फोर्स हो गया। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है, पहली चीज़ तो ये टेंजेंट के डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है t, और इसके साथ में एक्चुअली ये चीज़ mg cos psi होगी, शायद ये चीज़ mg cos psi होगी, तो इसके जस्ट अपोजिट जो ये लग रहा है ये माइनस mg cos psi होगा, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ये इधर mg sin psi लग रहा था, इसके जस्ट अपोजिट माइनस mg sin psi था। तो अब जैसे हम लोगों ने टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्सेस देखे थे, वैसे हम लोग को नॉर्मल की डायरेक्शन में फोर्सेस देखने हैं। तो अब जबकि फोर्स इधर को लग रहा है mg cos psi, तो हम नॉर्मल इधर को है, तो इसके जस्ट अपोजिट माइनस mg cos psi फोर्स आपका लग रहा है, और एक फोर्स जो टेंजेंशियल फोर्स है वो लग रहा है। तो यहाँ से एक फोर्स हमारा नॉर्मल की तरफ ये लग रहा है, दूसरा फोर्स ये लग रहा है, तो t माइनस mg cos psi। दिस इज़ आवर इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग नॉर्मल। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आई अलॉन्ग नॉर्मल, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम पहले निकाल चुके हैं अलॉन्ग टेंजेंट, वो आई थी हमारी dv बाई ds v dv बाई ds इज इक्वल टू माइनस g sin psi। ये दोनों इक्वेशंस यहाँ से बस अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि हमको सर्कल दे देता है, साइक्लॉइड दे देता है, तो यहाँ से बोल देता है कि अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो फाइंड करिए टेंशन कितनी होगी, या ऐसा पॉइंट बताइए जिस पे टेंशन टूट जाएगी। तो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि कर्व अगर आउटसाइड मूव करता है तो उसकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन मूविंग ऑन सर्कल। तो वो हम लोग नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे, वहाँ पे हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कहाँ टेंशन हटता है, वो सब आपकी बात की बातें हैं। फ़िलहाल आप अगर इस पर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आगे के टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।